हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक से, जो है चार्टर एक्ट 1853। ये जो चार्टर एक्ट है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में आया था। ठीक है, तो हम जो है इस समय जो बेसिकली क्या सिचुएशंस चल रही थी जिसकी वजह से हमें पता लग पाए कि जो ये चार्टर एक्ट आया था ना, इसमें क्या सुधार लाए जाने थे, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसा टाइम था जब ना भारतीयों ने एक साइन कैंपेन चलाया था। ठीक है, एक साइन कैंपेन चलाया जिसमें उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी अपने नेक्स्ट चार्टर एक्ट में इस चीज़ के ऊपर जो है ना ध्यान देने के लिए। तो जो पहली बात बोली, उन्होंने बोला जो ये हर बारी 20 साल की मोनोपोली एक्सटेंड कर देते थे ना एकाधिकार और बढ़ा देते थे, अब उसको फाइनली ख़त्म किया जाए। क्योंकि कभी चाय के व्यापार में कहा है, कभी जो है चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए कहा जाए, किसी ना किसी तरीके से उनकी मोनोपोली उनको मिल ही रही थी। चाहे ठीक है कुछ एरिया में सीमित की जा रही थी, पर फिर भी मोनोपोली तो उन्हें मिल ही रही थी। तो अब ये जो है पूरी तरह से ख़त्म की जाए, इसकी डिमांड की गई। और इवन बात की गई जो इससे पहले एक चार्टर एक्ट आया था 1833 वाला, उसमें सेक्शन 87 में ये बोला गया था कि भारतीयों को उच्च पदों पर रखा जाएगा, उन्हें उनकी पदोन्नति की जाएगी या उनको वो पोस्ट दी जाएंगी। बट एक्चुअल में ये नहीं हो रहा था। हो क्या रहा था, उन्हें पढ़ने का तो अधिकार दिया जा रहा था कि वो पढ़ाई लिखाई करें, पर उन्हें एक्चुअल में नौकरी नहीं मिल रही थी जिस नौकरी के लिए बेसिकली इस चार्टर एक्ट में कहा गया था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए क्योंकि काले गोरे का भेद बहुत ज़्यादा ही चल रहा था, इसीलिए उन्हें पढ़ने तो दिया जा रहा था पर एक्चुअल में जॉब्स नहीं दी जा रही थी। तो इस पे उन्होंने ध्यान देने की बात कही। और इवन जो है इंडियंस ये चाह रहे थे कि क्योंकि अब वो पढ़े लिखे थे, तो वो अब ये चाह रहे थे जो भी कानून बनाने के लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, विधानमंडल, अब वो भारत में हो। बेसिकली भारत वाले लोग ही जो हैं अब लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बने। वो उनकी एक डिमांड थी। एक डिमांड थी प्रादेशिक सरकार जो थी उसको आंतरिक स्वतंत्रता मिले, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको जो है अपने इंटरनल अफेयर्स में किस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है, उसकी इंडिपेंडेंस जो है उनको मिले। और एक ये बात भी कही गई कि भारत पर शासन करने का अधिकार जो है सचिव, बेसिकली जो सेक्रेटरी होता है, और उनकी काउंसिल का हो। ठीक है, और एग्ज़ाम रिलेटेड भी कुछ सुझाव दिए गए थे कि एग्ज़ाम्स जो बेसिकली यहाँ पे बात की गई थी कि एग्ज़ाम देने के लिए, पढ़ने के लिए तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली पर नौकरी की नहीं। तो एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ सुधार बताए गए, उस पर बात की गई। तो ओवरऑल जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें ये सारी डिमांड्स को बताई गई, जिसकी वजह से उन्होंने एक जांच समिति बिठाई। तो ओवरऑल जब ये चार्टर एक्ट आया तो अब इसमें क्या क्या बातें करी गई, तो वही वाली बात कि 20 साल की मोनोपोली फाइनली ख़त्म कर दी गई। अब किसी भी तरह की मोनोपोली इनके पास नहीं बची। और इसका मतलब अब यही था, ब्रिटिश किंग या क्वीन जो भी हैं, अब वो कभी भी जो है भारतीय क्षेत्रों पे अपना जो है अपने अधीन कर सकती हैं, अपना शासन कर सकती हैं। ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी पावर को कम किया गया। मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज की नहीं देखी, तो एक बार आप उसे ज़रूर देख लें ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स का फंक्शंस कैसे हो रहा था, उनमें कितने मेंबर्स थे और वो सारे मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्या ड्यूटीज़ थी, ताकि आपको और भी बेहतर ये अच्छे से समझ में आ पाए। फ़िलहाल के लिए हम बात करते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो एग्जीक्यूट कराने का काम करते थे सिस्टम को, उनकी पावर को कम किया गया। जो कि 24 मेंबर्स होते थे, उन 24 को 12-12 में बांटा, तो 13 से कोरम पूरा होता था। अब क्या किया, जो 24 हैं, 24 में से बेसिकली 18 कम किए, 18 काटे तो 6 सदस्य बचे। अब ये जो 6 सदस्य बचे ना, इनकी नियुक्ति करता था सम्राट, और कोरम पूरा होता था 10 से। ठीक है, जहाँ पहले 13 से हो रहा था अब वो हो रहा है 10 से। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो जो पहले उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति कर पा रहा था, अब वो नहीं कर पाता।
अब कर नहीं सकता था। इसी तरह जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके सदस्यों की जो वेतन है अब इंडियन जो है भारतीय संचिव निधि से नहीं दिया जाएगा, वो बेसिकली कंपनी देगी। कंपनी को देखना पड़ेगा कि कैसे इनकी जो है सैलरीज देनी है, और वेतन का निर्धारण कौन करेगा, वो करेगा सम्राट। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति के नियम कानून बनाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना बना के अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए जितने भी कानून हैं वो बनाएगा। और कुछ उप समितियाँ भी बनाई गई ताकि जो है सिस्टम है उनका फंक्शन अच्छे से हो पाए, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल, ठीक है, उप समितियाँ बनाई गई। और हमने जैसे पिछले चार्टर एक्ट में देखा ही था, जो गवर्नर जनरल था अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल ना रहकर जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। इसी वजह से अब जो बंगाल था उसके गवर्नर जनरल का जो फंक्शनरीज थी इतना ज़्यादा काम वो कैसे करे, तो इसी वजह से जब तक जो है भाई एक दूसरा कोई नया गवर्नर जनरल नहीं बन जाता तो तब तक के लिए जो है एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी, जो बेसिकली 1922 तक रहती है। और सेकंड स्टेट जो रहता है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है वो 1859 में पंजाब रहता है, ठीक है। इसी तरह अब जो है हमने पिछले चार्टर एक्ट में ये भी देखा था, जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसमें एक विधि सदस्य नियुक्त किया गया था, जो उनकी काउंसिल थी। काउंसिल में एक विधि सदस्य को और ऐड किया गया था। वही जो है अब 1853 के चार्टर एक्ट में उसे परमानेंट कर दिया गया और अब उसे भी वीटो राइट दे दिया गया। तो मतलब अब जो है उसका रोल और भी इम्पॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट बात आती है जो गवर्नर जनरल है और उसकी काउंसिल है। अब उसके काम जो हैं, जो बेसिकली विधायी कार्य हैं या कार्यपालिका के कार्य हैं, उन सबको अलग अलग कर दिया गया ताकि काम और अच्छे से हो पाए। और जो अब भाई काम अलग, आपने पूरा सिस्टम ये 2 हिस्सों में बांट दिया तो लोग भी ज़्यादा चाहिए, मेंबर्स ज़्यादा चाहिए काउंसिल में। तो हमने जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा था तो उसमें जो है गवर्नर जनरल और उसके 4 मेंबर्स होते थे, है ना, हेस्टिंग के टाइम पे। तो जो 4 मेंबर होते थे, बाद में यही दिक्कत हुई कि गुटबाजी बन जाती थी और फिर जो है फेयर डिसीजन नहीं आ पाता था। इसी वजह से तो चार्टर एक्ट 1793 में जो है अब गवर्नर जनरल के साथ सिर्फ 3 मेंबर्स कर दिए गए ताकि गुटबाजी का हिसाब ही ना रह पाए। फिर उसके बाद में जो है चार्टर एक्ट 1833 आया, जो हमने पिछला चार्टर एक्ट पढ़ा था। उसमें जो है साथ में एक जो विधि सदस्य है वो ऐड किया था, जो अभी हमने पिछले में बात की है, विधि सदस्य ये ऐड किया गया था, अब उसको कर दिया गया परमानेंट। तो ओवरऑल कितने मेंबर्स हुए? जो मेंबर है, एक तो गवर्नर जनरल हो गया, एक जो है वो गवर्नर हो गया, एक ये जो मेंबर्स थे 3 मेंबर्स वो हो गए, एक विधि सदस्य हो गया। तो 1, 2, 3 और 6, ये 6 मेंबर्स जो हैं उनमें जो है 6 और जोड़ दिए गए। तो टोटल क्या हुआ, 6 और 6 जोड़ दिए तो 12 सदस्य हो गए, ठीक है। ताकि अब जो है काम जो है डिस्ट्रीब्यूट जो किया गया है अब वो इक्वल हो जाएगा, 6 इधर हो जाएंगे, 6 इधर हो जाएंगे। और हमने पिछले चार्टर एक्ट में जो है भारतीय विधि आयोग के बारे में भी पढ़ा था। भारतीय विधि आयोग जो है इस्टेब्लिश किया गया था। अब वही भारतीय विधि आयोग की सिफारिश पर ही कहा गया इंग्लिश लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश करो, जिसमें 8 मेंबर्स रखे जाएंगे। और इसका काम क्या होगा, भारतीयों के लिए कानून बनाना, चाहे वो दीवानी हो या फौजदारी, पर उनके लिए कानून बनाना और आईपीसी की धाराएं बनाना, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।